नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। परिवार पहचान पत्र के आधार पर पेंशन बनाने का कार्य घर घर जाकर करेंगे सरकारी कर्मचारी, कहा वित्त मंत्री ने। हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर गुस्साए परिजन, प्रशासन ने दिया 10 दिन का आश्वासन। श्रीमती देवीबाई आश्रम में हुआ सामाजिक संस्थाओं का सम्मान। मानसून की दस्तक पर नगर परिषद प्रशासन हुआ अलर्ट। तोशाम के लोगों ने सुनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के वित्त मंत्री जेपी दलाल ने पंचायत भवन में अंबेडकर आवास योजना के तहत लाभार्थियों को अनुदान राशि के चेक वितरित किए। उन्होंने कहा कि आचार संहिता के हटते ही सरकार द्वारा गरीब कल्याण के लिए कार्य शुरू कर दिए गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के पानीपत में आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी दिखाया गया। वहीं इस अवसर पर विधायक घनश्याम दास सराफ व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। पंचायत भवन में आयोजित अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत अनुदान वितरण समारोह में वित्त मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि आचार संहिता के हटने के तुरंत बाद भाजपा सरकार ने गरीब कल्याण कार्यों को शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि बिना किसी सिफारिश के परिवार पहचान पत्र के आधार पर सरकारी अधिकारी घर घर जाकर वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन इत्यादि बनाएंगे। सरकार के द्वारा गरीब लोगों को प्लाटों का वितरण भी किया जा रहा है और गरीब आवास योजना के तहत दी जाने वाली 80,000 रुपये की राशि शीघ्र ही सरकार द्वारा दे दी जाएगी। वहीं इस अवसर पर पानीपत में आयोजित सीधा प्रसारण मुख्यमंत्री का सभी लोगों को दिखाया गया। विधायक घनश्याम सर्राफ ने भी सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत किए जाने वाले विभिन्न कल्याणकारी कार्यों की जानकारी दी। पेंशन प्रार्थियों को मिलेगा। हमारे भिवानी में 5,203 पात्र व्यक्तियों को नई पेंशन स्कीम, 3870 बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन 532, दिव्यांग पेंशन 284 व वाइट पेंशन 617। जिला में हमारे कुल 5,000 रुपये पर पेंशन दी जाती है। लोगों को उनके लाभ के लिए ये सारे काम हम केंद्र की सरकार से और प्रदेश की सरकार से जो सामाजिक सुरक्षा के पेंशन के लाभार्थी थे, जिनको नई पेंशन बनी थी, विधवा पेंशन, बुढ़ापा पेंशन, विधुर पेंशन, वो देने का काम किया है। इसी तरह से जो हमारा एक लक्ष्य था कि गरीब आदमियों को 100 गज के प्लाट मिले, जिन लोगों को प्लाट नहीं मिले थे प्लाट खरीदने के लिए 1-1 लाख रुपए की राशि दी। घर की रिपेयर के लिए 80,000 रुपये देने की हमारी योजना थी। पूरे प्रदेश के अंदर वो राशि भी हमने दी। और हमारा मकसद एक ही है कि सरकार के खजाने पर पहला हक गरीब का है, पहला हक कमज़ोर का है, पहला हक अंतिम व्यक्ति जो लाइन में खड़ा है उसका है। और इसके हम बिल्कुल संकल्प लेकर के गरीब की सेवा के लिए लगे हुए हैं। और हमें उम्मीद है कि गरीब के बच्चे, गरीब परिवार वो भी अपने जो है सपने पूरे करें, अपने परिवार को आगे बढ़ाएं। सरकार को उनके लिए जो करना है वो हम कर रहे हैं। और समाज के अंदर जो एक भेदभाव है गरीब और अमीर का, उसको मिटाने का काम करें। ट्रांसपेरेंट तरीका है और बगैर बिचौलिए के सीधा जो लाभ हम दे रहे हैं वो मिल रहा है। और किसी भी आदमी के साथ कोई भेदभाव हम नहीं होने देंगे। और इसके लिए हर आदमी को छूट है कि वो अपने हक के मांग सकता है। किसी के बगैर सिफारिश के हक उसको मिल रहा है। और कुछ छोटी मोटी समस्याएं जो चल रही थी। जिम्नास्टिक के खिलाड़ी राहुल की हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि एवं परिजनों ने शहर में प्रदर्शन किया और एसडीएम व पुलिस अधीक्षक के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र भेजा।
प्रदर्शनकारी नेहरू पार्क से चलकर लघु सचिवालय पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। उनका कहना था कि पुलिस द्वारा नामजद युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। 10 जुलाई तक आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई तो वे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। राष्ट्रीय स्तर के जिम्नास्टिक खिलाड़ी राहुल लडवाल के हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पिछले 1 माह से जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाने के बावजूद न्याय न मिलने से गुस्साए परिजनों व विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से शहर में प्रदर्शन किया तथा एसडीएम हरवीर सिंह व पुलिस उप अधीक्षक रमेश कुमार के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को मांग पत्र भेजा तथा जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों के गुस्से को देखते हुए एसडीएम हरवीर सिंह व उप पुलिस अधीक्षक रमेश कुमार पहुंचे और उन्होंने मांग पत्र लेकर 3 व्यक्तियों की एसआईटी गठित करते हुए 10 जुलाई तक हत्या के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया। इस मौके पर कामरेड ओम प्रकाश, राजेंद्र तंवर, भूप प्रजापति इत्यादि ने मांग की कि राहुल लडवाल हत्या मामले में निष्पक्ष जांच की जाए, मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता व मृतक के किसी एक परिजन को सरकारी नौकरी दी जाए। राहुल के हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन धरना करेंगे और दोषियों को पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। हम 3 बार ज्ञापन दे चुके हैं, अब तक प्रशासन ने क्या कार्रवाई की है, किस अधिकारी ने क्या कार्रवाई की है, हमारे सामने आकर बताए। जहां मेरे समाज का पसीना बहेगा वहां हम लोग अपना खून बहाने के लिए तैयार है, लेकिन राहुल के परिवार को न्याय दिलाकर रहेंगे। उसका अब तक कोई आंसर नहीं मिला है। हम 3-4 बार ज्ञापन दे चुके हैं और अभी तक पुलिस प्रशासन ने उन दोषियों को गिरफ्तार तक नहीं किया है। जैसे ही पुलिस के संज्ञान में आया था इसका मामला था 302 में हो चुका। ये सब आपके नॉलेज में भी है और जैसे भी लगा हुआ है। हाँ, इसमें जो आपने लिखा है कि धारा 302 तथा SC/ST एक्ट के तहत गिरफ्तारी की है, केस दर्ज इसमें हो चुका है। आगे बात आप गिरफ्तारी की कर रहे हैं, तो इसमें जो भी कोई मामला पुलिस के पास आता है, पुलिस उसमें तफ्तीश करती है, उसमें IO अपॉइंट किया जाता है। इस केस को देखते हुए हमारे एसपी साहब ने पहले ही संवेदनशीलता को देखते हुए इसमें SIT गठित की है, यानी कोई एक IO इसकी जांच नहीं करेगा, पूरी पुलिस की टीम जो मल्टीपल IO है, 3-4 IO का टीम लगा दी, वो डीएसपी साहब के नेतृत्व में है। साइबर भी इसमें शामिल है। अच्छा, साइबर रिकॉर्ड भी जैसा डीएसपी साहब बता रहे हैं, इसमें सारी तफ्तीश की जाए। एक दूसरा पहलू होता है कि डॉक्टरी जांच रिपोर्ट क्या कह रही है, तो पोस्टमार्टम में भी ड्राउनिंग आया है और एक डाइटेक की रिपोर्ट होती है जहां मौका वारदात पे जो ड्राउनिंग की इंसिडेंट होती है वहां से भी पानी के सैंपल लिए जाते हैं, बॉडी से भी सैंपल लिए जाते हैं, तो उसकी भी रिपोर्ट अभी लेटेस्ट आई है, उसमें ड्राउनिंग ही आया कि डूबने से ही नहीं। गिरफ्तारी की जहाँ तक बात है कि आपके द्वारा मेरे को ज्ञापन दिया गया है, ये केस भी मेरे संज्ञान में है। जो SIT इसमें जो भी इसमें सबूत आएगा, जो भी इसकी संलिप्तता पाई जाएगी, बिना किसी देरी के उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। इसमें जांच चल रही है। ये कहना कि भी इसमें तुरंत गिरफ्तारी की जाए, क्योंकि फिर आपका ही केस कमजोर पड़ता है। बिना सबूत के गिरफ्तारी पुलिस नहीं कर सकती। पहले या दूसरे दिन कोर्ट से उसकी बेल हो जाए। कोर्ट से बेल मिलने के बाद अगर बाद में ये है कि दौरान जांच अगर उसको बुलाएंगे फिर वो कोर्ट के ऑर्डर के खड़े होते हैं, उनको बेल में पुलिस में परेशान करते। तो मैं आपसे भी ये कहूँगा वो कहना जानता था, लेकिन पुलिस की और वो पोस्टमार्टम और डाइटिंग की रिपोर्ट है, तो भी ड्राउनिंग क्यों बताया उसमें पोस्टमार्टम आई थी, शराब का भी सेवन आया। ठीक है, तो सारी चीजें हमारे सामने आई है। समाज हित में कार्य करने वाली सामाजिक संस्थाओं का सम्मान श्रीमती देवीबाई आश्रम में किया गया। कार्यक्रम के बारे में वरिष्ठ अधिवक्ता अविनाश सरदाना ने बताया कि देवीबाई आश्रम समय समय पर सामाजिक संस्थाओं का सम्मान करता रहता है। कार्यक्रम संयोजक आशु कामरा ने कहा कि सामाजिक संगठनों का अपने स्तर पर विशेष महत्व है। इतना ही नहीं, सामाजिक संगठनों की देश और प्रदेश के सामाजिक विकास में अहम भूमिका रहती है। साध्वी निष्ठानंद सरस्वती ने कहा कि कलश यात्रा के बाद आश्रम में श्रीमद् भागवत गीता कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका श्रवण प्रत्येक मनुष्य को बार बार करना चाहिए। श्रीमती देवीबाई आश्रम में सामाजिक कार्यों के लिए लगे संस्थाओं
के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस बारे में वरिष्ठ अधिवक्ता अविनाश सरदाने ने बताया कि श्रीमती देवीबाई आश्रम का मुख्य उद्देश्य समाज सेवा से जुड़े लोगों को सम्मानित करना है। इस अवसर पर साध्वी निष्ठानंद सरस्वती को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर शोभा यात्रा का आयोजन भी किया गया। वहीं साध्वी निष्ठानंद सरस्वती ने कहा कि शोभा यात्रा की समाप्ति के बाद श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मनुष्य को सही रास्ते पर चलने के लिए श्रीमद् भागवत कथा तथा श्री राम कथा का वाचन करना चाहिए। आज देवीबाई आश्रम में एक तो जितनी भी एनजीओ संस्थाएं हैं जो समाज सेवा का कार्य करती है उनके लिए आज सम्मान समारोह था। कलश यात्रा भी है और श्याम बाबा जी की आज यात्रा भी निकलेगी। तो इसमें जितनी भी एनजीओ है, सामाजिक एनजीओ, सबको सम्मानित करने का कार्यक्रम है। हाँ, बड़ा अच्छा कार्यक्रम रखा गया। ये हमारे टीम के जो इंचार्ज हैं आशु कामरा जी, देवीबाई आश्रम से जुड़े हुए हैं, ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और हर वर्ष तो करते ही करते हैं। इसके बीच में भी काफ़ी प्रोग्राम ये करते हैं। इनकी टीम और इनके लिए ये बहुत ही धन्यवादी है। समाज सबका ये ख्याल रख के ये कर रहे हैं। थैंक यू। आमजन की तो भला करते हैं, उनकी अपील क्या करनी है, पर जो उन्होंने अब फ्री कर रहे हैं। बारिश के मौसम में जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए नगर परिषद ने नालों व पार्कों की साफ सफाई का काम तेज कर दिया है। शहर के निचले हिस्सों में थोड़ी सी बारिश होने पर ही चारों तरफ पानी ही पानी भर जाता है। नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने बताया कि परिषद आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सभी वार्डों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। नगर परिषद प्रशासन शहर में जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं नगर सौंदर्यीकरण के चलते पुराने प्रोजेक्ट को भी जल्द ही शुरू करवाया जाएगा। नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने बताया कि बरसात के मौसम को देखते हुए नगर परिषद के अंतर्गत आने वाले सभी नालों की सफाई शुरू कर दी है और जन स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आने वाले नालों की भी सफाई का कार्य शुरू करवा दिया गया है। उन्होंने कहा कि फालतू का कचरा डालने से नालों में रुकावट आ जाती है, उसको देखते हुए भविष्य में नालों के अंदर पाइपलाइन डालने की योजना बनाई गई है। पार्कों की भी सफाई के कार्य के साथ साथ गलियों में स्ट्रीट लाइटें लगाने का काम शुरू करवा दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि नगर परिषद आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सभी वार्डों का दौरा किया जाएगा तथा समस्याओं का समाधान किया जाएगा और शहर की लगभग 300 गलियों का निर्माण करवाया जाएगा। बरसात के मौसम को देखते हुए हमने हमारे नगर परिषद के सभी नालों की सफाइयाँ शुरू कर दी हैं। लगभग एक बार तो सभी नालों की सफाइयाँ हो भी चुकी हैं और जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के अधीन जो नाले आते हैं उनका भी सफाई कार्य शुरू हो चुका है। और हमारा मानना है कि बरसात के मौसम में शहर के अंदर जल भराव की स्थिति बिल्कुल नहीं बनेगी और आगे चलकर इन नालों के अंदर हमने पाइपलाइन डालने की योजना बनाई है। जो करीबन 12 किलोमीटर के लगभग हमारे नगर परिषद के नाले बनते हैं, उन नालों के अंदर एक अच्छी तरीके से पाइपलाइन डाल करके और वहाँ जगह जगह मेन होल का निर्माण करके हम नालों का ऐसी व्यवस्था करने की योजना हमारी है। अब बहुत जल्द इस पर काम शुरू हो जाएगा। हमने देखा है खुले नालों के अंदर कचरा डाल दिया जाता है, पॉलीथीन है, कोई कंस्ट्रक्शन का मटेरियल डाल देता है, कोई मिट्टी डाल देता है। इससे नाले हर समय रुकावट की स्थिति बनी रहती है। बहुत से नालों के ऊपर तो इंक्रोचमेंट इतनी रहती है कि उनकी सफाई संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए योजना हमारी कारगर साबित होगी और मैं मानता हूँ कि देखिए इन चीज़ों के लिए समय लगता है। योजनाओं पर काम हमारा चला हुआ है। शहर के अंदर हमने गलियों को लेकर के बहुत बड़ी योजना बनाई है जिसमें 300 गलियों का हम निर्माण बहुत जल्द शुरू कर देंगे। इसमें प्रत्येक वार्ड की प्रत्येक गली को हमने ध्यान में रखा है, जो टूटी हुई है या कच्ची है सभी गलियों का निर्माण का हमारा कार्य बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। नगर परिषद आपके द्वार कार्यक्रम के तहत हम प्रत्येक वार्ड में जाने की हमारी योजना भी है। अभी हमने पिछले हफ्ते 18 और 19 नंबर वार्ड का संयुक्त रूप से कार्यक्रम तय किया था। अब 1 नंबर 2 नंबर से शुरू करके हम 31 से 31 वार्डों के अंदर जनता के बीच में जाकर के कौन सी गलियाँ हैं, कौन सा क्या समस्याएँ हैं, उन समस्या को समाधान करने का तुरंत हम प्रयास करेंगे और बहुत जल्द शहर का सौंदर्यीकरण भी इसके साथ साथ हो। इसके लिए हमारा माल रोड का जो काफ़ी लंबा कई सालों से जो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था वो भी अब बहुत जल्द कार्य चालू हो जाएगा। उसके अंदर कार्य शुरुआत की तरफ हमारा हम अग्रसर हैं और इसके साथ साथ पार्कों की जो तो शाम के पंचायत भवन में भाजपा नेता अनिल शर्मा के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 111वें संस्करण में अनेक लोगों ने भाग लिया और प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को बड़ी स्क्रीन पर लाइव देखा।
भाजपा नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम से नई प्रेरणा और उत्साह मिलता है। हमें मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। इस दौरान भाजपा नेता अनिल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम जन जन की बात बन गई है। उनका कहना था कि मन की बात कार्यक्रम सदैव ही हमें राष्ट्र निर्माण में सकारात्मक सोच के साथ स्वयं की भागीदारी के लिए प्रेरित करता है। उनका कहना था कि हमें मन की बात कार्यक्रम को देखने के पश्चात जागरूक होना चाहिए और इस कार्यक्रम के दौरान बताए गए विचारों को ग्रहण करके उन पर अवश्य ही अमल करना चाहिए, जिससे कि सशक्त राष्ट्र का निर्माण हो और हमारा देश तरक्की तथा खुशहाली की तरफ बढ़े। और अब एक खबर चलते चलते, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश के निवर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के उन समर्थकों के सपनों पर पानी फेर दिया जो यह सोचे हुए थे कि लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी हरियाणा की बागडोर खट्टर को फिर से संभलवा देगी। लेकिन पंचकुला में भाजपा के चुनाव को लेकर हुई बड़ी बैठक में अमित शाह ने ऐलान कर दिया कि तीसरी बार हरियाणा में भाजपा सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ही होंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि भाजपा आने वाला विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लड़ेगी। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि इस बार बीजेपी हरियाणा में पिछड़ा वर्ग से संबंधित नायब सिंह सैनी पर दांव खेलेगी। उधर जाटों के साथ 10 साल पहले कांग्रेस से टूटकर भाजपा में जुड़ा पिछड़ा वर्ग का अब भाजपा से मोह भंग होता जा रहा है। इसीलिए पिछड़ा वर्ग का वोट बैंक बचाने के लिए भाजपा ने नायब सिंह सैनी को आगे किया है। वैसे भी पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर अपनी ही जाति वर्ग के पलायन को नहीं रोक पाए थे। यहां तक कि पार्टी के पुराने और वफादार कार्यकर्ता भी अपनी सक्रियता से दूर होते चले गए। चर्चाकारों का कहना है कि प्रदेश में भाजपा का नेतृत्व परिवर्तन का निर्णय आने वाले विधानसभा चुनाव में लाभदायक रहेगा। मुख्यमंत्री की लोक लुभावनी घोषणाओं का कितना प्रभाव रहता है, यह तो विधानसभा चुनाव परिणाम ही बताएंगे। वर्तमान हालातों में प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस को हल्के में नहीं आंका जा सकता। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। परिवार पहचान पत्र के आधार पर पेंशन बनाने का कार्य घर घर जाकर करेंगे सरकारी कर्मचारी, कहा वित्त मंत्री ने। हत्या आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर गुस्साए परिजन, प्रशासन ने दिया 10 दिन का आश्वासन। श्रीमती देवीबाई आश्रम में हुआ सामाजिक संस्थाओं का सम्मान। मानसून की दस्तक पर नगर परिषद प्रशासन हुआ अलर्ट। तो शाम के लोगों ने सुनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।